नमस्कार। विभाजन की अगली कड़ी में हम बात कर रहे हैं श्री चुन्नीलाल मदान जी से। चुन्नीलाल जी 1947 में लगभग 7.5 साल के थे। डेरा गाजी खान ज़िले के रहने वाले थे और ये भी अपने एक बड़े परिवार के साथ जान बचाकर भारत आए। अभी भी जब वो अपने बारे में बताते हैं तो रुआंसे हो जाते हैं। खुद अभी वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, किस तरह के कष्ट झेले। चुन्नीलाल जी, आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म ज़िला डेरा गाजी, तहसील तौसा शरीफ, कोट कसरानी गांव में हुआ था। हमारे परिवार में मेरे से बड़े भाई कुंदन लाल वहीं रहते थे और चाचा जी का घर हमारा थोड़ा दूर था। माँ हमारी घर में घरेलू थी, वो घर के काम में लगी रहती थी। कच्चे मकान थे हमारे। उस समय हम वहाँ पर गाय को पालते थे और गाय के पालने से कुछ आमदनी हमारे होती थी। दूध कुछ हम खुद सेवन करते थे, कुछ बेचते थे। पिताजी नौकरी करते थे बलूचिस्तान में। मेरा भी बलूचिस्तान में जाना हुआ। वो रकनी एक बॉर्डर जिसे कहते हैं बॉर्डर था, जहाँ पर रात के टाइम ट्रक चलते थे। अंगूर के उसमें ट्रक आते थे। लाला जी को कहते थे, लाला जी हमारे को जंजीर हटाओ ताकि हम अपने ट्रक को पार करें। प्रसाद के रूप में या वो एक आध गुच्छा वो अंगूरों का वो दे देते थे चमन के। लाला जी का मतलब? पिताजी हमारे। हम लाला जी कहते थे पिताजी को, लाला जी। तो वो घुड़साल था, वहाँ पर उनको नौकरी थी। साथ में कमरा था, उसमें मेरी माँ, मैं, पिताजी रहते थे। बाकी जो घर के परिवार के जो मेंबर थे वो अपने गांव में रहते थे। मैं भी घूमने के लिए गया था। पास में नदी थी, नदी में पिताजी ले गए, स्नान करते थे। और याद आता है कि वहाँ पर आड़ू के पेड़ थे और नदी छोटी थी, अपना तैरते थे। मछलियाँ छोटी छोटी दिखाई देती थी। बाकी वहाँ पर बलूचिस्तान में जो हिंदू जो लोग थे वो लोग बताते थे कि ये मुसलमान हैं, ये कुछ ज़्यादा हमसे अलग रहते हैं। हमारे जो आसपास थे वो हिंदू, वो मतलब बलूचिस्तान, आज भी वो बलूचिस्तान के जो हिंदू हैं वो रहते हैं लाजपत नगर में और अलवर साइड में सुना रहते हैं, अजमेर साइड में रहते हैं। लेकिन लाजपत नगर में जो रहते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस के थे। पिताजी को लाला जी कहते थे। तो वो प्रेम भाव आज तक हमारा बना हुआ है। ये कब आपको पता चला हाँ, कि ये अब यानी ये जन्मभूमि आपको छोड़नी पड़ेगी? ये पता लगा, मैं जैसे कि अभी मैंने बताया 7.5 साल का था। मेरे को याद नहीं है 47 में पार्टीशन, बस सुनी सुनाई से मैं इतना याद है कि स्कूल में मैं गया नहीं था। वहाँ पास में एक मुसलमान हरकारा था, सांप सपेरे का काम करता था। वो आ जाता था हमारे घर में, घर का काम करता था। उनको हम रोटी मोटी दे। ज़्यादा मुसलमान नहीं थे हमारे इलाके में, हिंदू थे सारे। चाचा, बुआ और रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार सारे। गांव में एक ही कुआं था जो कि करीब 100 फुट नीचे था। वो कोई बैल रहट चलते थे, हम आदमी रहट चलाते थे पानी निकालने के लिए। परेशानी बहुत थी वहाँ, लेकिन फिर भी मन में ये तसल्ली थी, मेहनत करके हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी हमारा तो नहीं, इनका बड़े भाई का भी नहीं, छोटे भाई का, जो कि कुंदन लाल उर्दू में किताबें लिखते रहे थे। और वहाँ के टीचर जो मुसलमान थे उनसे ख़तो ख़ताब होती रहती थी। बाद में वो भी हमारे पास आए, ये भी गए मिलने के लिए। वो कहते हम भी खुश नहीं हैं, तुम भी खुश नहीं हो। वापस अब तो पार्टीशन हो गया है, लेकिन दुख की बात ये सबको महसूस होती है। यहाँ से हिंदू तो वहाँ से उजड़ के आ गए, लेकिन मुसलमान जैसे कि बाद में पता लगा, सुनने में आया कि ये सब वहाँ जाएंगे,
वो ना हो करके कभी कभी ये सुनने को जब मिलता है ये मुसलमान अब जो है कट्टरपन ज़्यादा होता जा रहा है, जबकि हम आपस में उस समय नहीं था। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई भी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन नज़दीकियाँ ना हो करके दूर ही हो जा रही हैं। वो ना हो तो अच्छी बात है। नहीं, हम ये जाने कि क्या कि आपके गांव में हाँ, कब ये माहौल, कैसे ये आप लोगों ने गांव छोड़ने का निर्णय कैसे और कब लिया? हाँ, तो पिताजी तो थे नहीं घर में, वो थे बलूचिस्तान में थे। वो भी उनको भी पता लग गया, वो भी आए, भाई अब तो हालत ख़राब है, हमें यहाँ घर छोड़ने पड़ेंगे। और घर छोड़ने के लिए मन में उदासी तो आई, बने बने मकान को हम छोड़ रहे हैं, वहाँ क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसा कि भाई साहब ने हमारे बताया, 3 दिन तक हम गाड़ी के अंदर बैठे रहे, भूखे प्यासे, और अपने पास सामान तो हम लिया नहीं उठाने वाला। उस समय बादाम थे, बादाम लेकर आए, बादाम खाते रहे, खजूर खाते रहे। बाकी सरकार ने कुछ मदद ये ज़रूर की है, जब सिंध दरियाब गया उस समय स्वयं सेवकों ने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप चिंता न करो, आपकी सुरक्षा पूरी होगी। उन्होंने पूरी सुरक्षा की, मुझे याद आता है। कौन स्वयं सेवक? मतलब वो निकर पहने हुए थे, हम तो उनको स्वयं सेवक, आप तो जानते हैं वो RSS के थे। उन्होंने मदद करी, वो पहले तो नहीं पता था RSS के हैं, कौन है कौन नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी मदद की। उन्होंने जब ये कहा कि तुम घबराओ नहीं, चिंता को में तुम्हें कोई नहीं मारेगा, उन्होंने सिंध दरिया भी पार कराया। आगे डेरे में हमें रुका करके वो अपना चले गए। हम फिर डेरे में रहे 2-3 दिन, फिर धीरे धीरे उन्होंने गाड़ी का इंतज़ाम किया, सरकार ने किया, स्वयं से किया, ये इतना याद नहीं है हमारे को। हाँ, बाकी जो है बड़े बताते हैं, जो उनकी बात को विश्वास करते हैं हम। अपना गुड़गांव के अंदर अब एक गौशाला है, वहाँ पर ओपन में पेड़ के नीचे ज़्यादातर हिंदू टीचर थे हमारे, जो कि पढ़ाते थे हमें। लेकिन शुरू में उर्दू में भी पढ़ाई और हिंदी भी पढ़ाई, लेकिन ज़्यादातर 2-3 सालों तक उर्दू में पढ़ाते रहे वो। हिंदी में बाद में धीरे धीरे हिंदी भी शुरू कर दी। फिर जब गुड़गांव में हमारे को कच्ची कोठी मिली, वो भी अचानक हमारे घर के सामने स्कूल खोल दिया, टेंट वाला। 2-3 क्लासें वहाँ पर हम पास की। वो भी बरसात के दिनों में बड़ा लगती थी। अब एक चोगा कमीज़ पहन लेते थे, खुशी होती थी। मतलब ये नहीं है कि चलो भाई हम छल कपड़ तो था ही नहीं। तो आप जब वहाँ से चले, गांव छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि छोड़ करके, तो उस समय आपके परिवार में कुल कितने लोग होते थे? हाँ, परिवार क्या, मैं सगे जो रिश्तेदार हैं, हमारे बुआ है, मामा है, फूफा है, भाई हैं, ये सब इकट्ठे रहे लगभग। करनाल में भी, गुड़गांव में भी, और दूर दार नहीं गए, कोई पलवल गए या ये नहीं, ऐसा नहीं। वो गुड़गांव में रहे सारे रिश्तेदारी, बुआ, मामा, मौसी, ये सब हम गुड़गांव में रहे। गवर्नमेंट ने हमें मदद करी, रज़ाइयाँ दी, ईंधन दिया, तेल दिया, और अपना मकान भी कच्चे पक्के उन्होंने दिए। बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा भी लिया, हमने दिया उनको। लेकिन अब हमारी ज़िंदगी जो है काफ़ी, लगभग सबकी ज़िंदगी जो है ठीक गुजर रही है। मेहनत हमने खूब करी है, और ईमानदारी मेहनत छोड़ी नहीं है। चाहे कुली का काम करना हो, चाहे सफाई का काम हो, गाय को पालना हो, बकरी पालना है, उससे जो आमदनी हुई उससे हम गुजारा करते। सरकार ने तो मदद। यहाँ आपकी पढ़ाई भारत में हुई? भारत में हुई। और फिर पढ़ाई लिखाई करके आपने जीविका के लिए क्या? हाँ, 10वीं तक मैंने गुड़गांव में पढ़ाई की, पहली से लेकर 10वीं तक। फिर मैंने सोचा आगे ट्रेनिंग करें, तो ट्रेनिंग मैंने यहाँ कर करके दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया में की। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर हो कि उनका आपको एक उर्दू भी पढ़नी पड़ेगी, मतलब छोटा मोटा उर्दू जानना पड़े। वो मुसलमान इलाका उन्होंने अपने आप शुरू किया, गवर्नमेंट ने किया। लेकिन ये है कि घर के पास यहाँ लाजपत नगर में मकान हमने ये ले लिया था। ये मैं हफ्ते में 1 दिन आता था, शुक्रवार को छुट्टी होती थी, वो उनका हिसाब था, शुक्रवार छुट्टी, शनिवार को अपना यहाँ रहता, फिर इतवार को मैं पहुँच जाता था। अब ये उनकी हमें बाद में समझ में आती, मुसलमान थे इसलिए वो शुक्रवार शुरू। लेकिन ये सरकार की नीति थी, क्या थी, ये ठीक नहीं थी। ये ऐसा उनको हिंदुओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, नहीं सोचा। जैसे माहौल था वैसे करते रहे। फिर आपने नौकरी की? नौकरी मैं 39 साल नौकरी करी।
नौकरी पेंशन भी मिल रही है। और मेरे से बड़ा भाई जो है वो PNT में था, पोस्ट ऑफिस में, वो अपने उर्दू में किताबें ले, उर्दू का शौक़ था उसको, और मुझे हिंदी का शौक़ रहा, आज भी हिंदी का शौक़ है। लेकिन कुल जो सरकार उस समय चलती रही है, उनको सोचना चाहिए, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होते हुए भी उन्होंने फिर भी कई सालों तक उर्दू को चलाए रखा, जबकि ये हिंदी को चला सकते थे, नहीं चलाया। अब सरकार की नीतियाँ होती थी। तो ये आप सुन रहे थे श्री चुन्नीलाल मदान जी को। मदान जी की भी के साथ वही हुआ जो करोड़ों हिंदू परिवार या लोगों हिंदुओं के साथ हुआ। 7.5 साल के मदान जी उन दिनों को याद करके अभी भी बहुत दुखी महसूस करते हैं। इनकी बहुत सारी शिकायतें भी हैं, लेकिन इनको ये संतोष है कि आज इन्होंने कड़ी मेहनत करके और परिश्रम करके एक खुशहाल वाली ज़िंदगी इनका परिवार आज दिल्ली में जी रहा है। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।